नमस्कार। नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते भारत में एक ही समय पर बहुत कुछ हो रहा था। एक तरफ मुंबई के समंदर में एक नया जंगी जहाज उतारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी आर्थिक नीति का ऐलान हो रहा था। और इन सबसे दूर दुनिया के मंच पर भारत एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर रहा था। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक था, या फिर इन अलग-अलग दिखने वाली कड़ियों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? चलिए आज इन्हीं धागों को जोड़कर देखते हैं कि भारत अपने भविष्य की कौन सी तस्वीर बुन रहा है। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां नेवी के बेड़े में एक नया साइलेंट हंटर शामिल हुआ। अब ये सुनने में तो बस एक नए जहाज के लॉन्च की खबर लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ उतना नहीं था। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक था भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और हम खुद कर सकते हैं वाली सोच का। ठीक उसी वक्त एक और बड़ी चीज हो रही थी, एक ऐसी पॉलिसी की तैयारी जो देश के करोड़ों किसानों और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बदलने वाली थी। ये उस सेक्टर को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश थी जो आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और फिर इन सबसे हजारों मील दूर ग्लोबल स्टेज पर भी भारत एक बड़ी छलांग लगा रहा था। एक ऐसी उपलब्धि जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच हमारी आवाज को और भी बुलंद करने वाली थी। तो सवाल वही है, एक नेवी का जहाज, खेती से जुड़ा एक नया कानून और एक ग्लोबल समिट, आखिर इन सबका आपस में क्या लेना देना? पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, लेकिन आज हम यही देखेंगे कि ये कैसे एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग पन्ने हैं, एक ऐसे भारत की कहानी जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शील्ड की, उस ढाल की, जिसे भारत लगातार मजबूत कर रहा है। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, और भारत अब अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करके अपनी ताकत अंदर से ही बढ़ा रहा है। ये है INS माहे, काम पनडुब्बियों का शिकार करना। लेकिन असली कहानी इस जहाज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस नंबर में छिपी है, 80%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जहाज का 80% हिस्सा भारत में ही बना है। अपना स्टील, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इंजीनियर्स। ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। और इसका मोटो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइलेंट हंटर्स, यानी मूक शिकारी। ये सिर्फ इसकी काबिलियत नहीं दिखाता, बल्कि उस खामोशी को भी दिखाता है जिसके साथ भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बना रहा है। लेकिन देखिए, देश की रक्षा का मतलब सिर्फ नए हथियार बनाना नहीं होता। इसका मतलब अपने इतिहास और अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है। और यहीं पर ऑपरेशन पवन की बात आती है। लगभग 38 साल, एक लंबा इंतजार, जिसके बाद भारत ने आखिरकार ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक तौर पर सम्मान दिया। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये अपने इतिहास के एक भूले हुए पन्ने को याद करना था और ये मैसेज देना था कि देश के लिए दी गई कोई भी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। तो ठीक है, एक मजबूत ढाल तो हो गई, पर देश को आगे बढ़ाने के लिए एक पावरफुल इंजन भी तो चाहिए, है ना? तो अब बात करते हैं उन इकोनॉमिक और पब्लिक रिफॉर्म्स की जो भारत की तरक्की की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए लाए गए। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये भारत के कॉटन सेक्टर का एक अजीब सा पैराडॉक्स दिखाता है। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन पर हम कपास उगाते हैं, करीब 40%। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैदावार, मतलब प्रति हेक्टेयर उपज, टॉप देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। सोचिए, वो हमसे 4 गुना ज्यादा फसल निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को ठीक करने के लिए लाया गया नया कपास क्षेत्र सुधार विधेयक। इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है, बल्कि 60 लाख से ज्यादा किसानों की इनकम बढ़ाना और हमारी विशाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट देना है। अब सुरक्षा सिर्फ देश की सरहदों पर ही नहीं, हमारी अपनी सड़कों पर भी तो जरूरी है। और यहीं पर आता है भारत NCAP 2.0। ये गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग में एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था? सेफ्टी का मतलब था कि अगर एक्सीडेंट हो तो गाड़ी आपको कितना बचाएगी। लेकिन अब जोर इस बात पर है कि एक्सीडेंट हो ही क्यों। मतलब एयरबैग्स तो हैं, पर क्या हो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो टक्कर होने से पहले ही गाड़ी रोक दे? तो ये सिर्फ एक नई रेटिंग नहीं है, ये रोड सेफ्टी को देखने का पूरा नजरिया बदल रहा है। तो जब कोई देश अंदर से मजबूत होता है, चाहे वो डिफेंस हो या इकोनॉमी, तो दुनिया के मंच पर उसकी आवाज अपने आप बुलंद हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत अपना रोल कैसे बदल रहा है।
जोहान्सबर्ग में जो G20 समिट हुई वो कई मायनों में ऐतिहासिक थी। एक तो ये पहली बार अफ्रीका में हुई और सबसे बड़ी बात, भारत की लगातार कोशिशों के बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना लिया गया। अब ये सिर्फ एक सीट देने की बात नहीं थी, ये भारत की उस कोशिश का हिस्सा था जिसमें वो ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों की आवाज को एक साथ ला रहा है। मैसेज साफ था, दुनिया के नियम अब सिर्फ कुछ अमीर देश मिलकर नहीं बनाएंगे। और भारत का ये नया कॉन्फिडेंस इस बयान में साफ दिखता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। इसका मतलब बहुत सीधा है, भारत अब ये कह रहा है कि बस अब बहुत हुआ, दुनिया बदल चुकी है और जो ग्लोबल संस्थाएं 70 साल पहले बनी थी उन्हें भी बदलना होगा और भारत इस बदलाव को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन देखिए, तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। हर बड़े और वाइब्रेंट लोकतंत्र की तरह भारत में भी लगातार ये बहस चलती रहती है कि सही बैलेंस कहाँ है, आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच, परंपरा और मॉडर्निटी के बीच। तो ये अगला हिस्सा एक ऐसे ही मुश्किल संतुलन के बारे में है। हेट स्पीच ये एक बहुत ही सेंसिटिव और मुश्किल मुद्दा है। एक तरफ है बोलने की आज़ादी और दूसरी तरफ है समाज को नफरत से बचाने की जिम्मेदारी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम था। कोर्ट ने कहा, हम हर छोटी छोटी बात के लिए नया कानून या नई निगरानी एजेंसी नहीं बना सकते। हमारे पास पहले से ही हाईकोर्ट है, पुलिस है, कानून है, उन्हें ही अपना काम और असरदार तरीके से करना होगा। ये एक तरह से कोर्ट का ये कहना था कि वो हर चीज में दखल नहीं देगी और मौजूदा सिस्टम को ही मजबूत करना होगा। तो ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के डिजिटल जमाने में जहाँ कोई भी बात अच्छी या बुरी सेकंडों में फैल जाती है, वहाँ फ्री स्पीच और समाज में शांति बनाए रखने के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जाए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और ये एक ऐसी बहस है जो भारत में अभी लंबे समय तक चलेगी। तो एक नेवी का जहाज, कपास पर एक नया बिल, ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी जीत और कोर्ट का एक अहम फैसला। जब हम इन सब अलग अलग डॉट्स को जोड़ते हैं तो भारत की कौन सी तस्वीर उभर कर आती है? चलिए इन सभी धागों को अब एक साथ लाते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सब अलग अलग खबरें नहीं थीं, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थीं। भारत पहले अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा है, अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी, अपने कानून, ताकि वो दुनिया के सामने और भी ज्यादा आत्मविश्वास और ताकत के साथ खड़ा हो सके। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो अब इंतजार नहीं कर रहा बल्कि अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे भारत की मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ताकत बढ़ रही है, सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत एक ग्लोबल पावर बनेगा। सवाल ये है कि अगले दशक में भारत किस तरह की ग्लोबल पावर बनेगा। और इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत मायने रखेगा।